कहानी की शुरुआत एक ऐसी तबाही से होती है जहां हमारी धरती के करीब ठीक सूरज जैसा एक और बड़ा गोला आ जाता है। इस बदलाव की वजह से पूरी दुनिया का पर्यावरण अचानक बदलने लगता है। जहां पहले तापमान 40 से 50 डिग्री हुआ करता था, वो अब सीधे 100 डिग्री पार हो चुका है, जिसे इंसान सह नहीं सकते। वैज्ञानिक ये साफ समझ जाते हैं कि अब जमीन के ऊपर इंसानों का रहना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए इंसानी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए दुनिया के कुछ तेज तर्रार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर जमीन के सैकड़ों फीट नीचे इंसानों के रहने के लायक एक गुप्त और बेहद हाईटेक शहर बसाया, जहां का तापमान बिल्कुल सामान्य था, जिसका नाम रखा गया एम्बर सिटी। साथ ही वैज्ञानिकों ने एक सख्त नियम बनाया कि जब तक 200 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक कोई भी इंसान जमीन के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उनके आंकड़ों के मुताबिक 200 साल बाद वो सूरज जैसा बड़ा गोला वापस चला जाएगा और धरती दोबारा इंसानों के रहने लायक हो जाएगी। अब 200 साल बाद शहर से बाहर कैसे निकलना है, इसका पूरा नक्शा और राज एक मेटल बॉक्स में बंद कर दिए गए और उस मेटल बॉक्स में ऑटोमेटिक टाइमर सेट कर दिया गया, जो ठीक 200 साल बाद ही खुलने वाला है। इस मेटल बॉक्स को सबसे पहले शहर के पहले मेयर को सौंपा जाता है और जैसे जैसे समय बीतता है ये जिम्मेदारी नए मेयर्स को मिलती रहती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब ये मेटल बॉक्स 7वें मेयर के पास पहुंचता है, जिसकी अचानक हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, जो अपने साथ इस मेटल बॉक्स के राज को भी ले जाता है, जिससे आने वाले नए मेयर्स को इस बॉक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। नतीजा ये हुआ कि सभी लोग इस बेहद जरूरी बॉक्स के राज को भूल गए, जो अब कोने में पड़ा धूल खा रहा है। लेकिन जैसे ही 200 साल का समय पूरा होता है, ये मेटल बॉक्स अपने आप खुल जाता है। लेकिन अफसोस अब कोई था ही नहीं जो इसकी सच्चाई सबको बता सके, जिसकी मदद से यहाँ के लोग दोबारा धरती पर लौट सके। खैर, कई सालों बाद हम उसी एम्बर शहर के नजारे को देखते हैं, जिसे इंसानी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए बनाया गया था, जहाँ की जिंदगी अलग ही तरीके से चलती है। इस शहर के अपने कुछ कड़े कानून हैं, जिन्हें सबको मानना ही मानना है। यहाँ सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है। यहाँ किसी के कोई नखरे काम नहीं आते। और पता है दोस्तों, सबसे बड़ा और अजीब नियम यहाँ का क्या है? ये कि यहाँ सबको क्या काम मिलेगा, ये किसी की पढ़ाई या पसंद से नहीं, बल्कि एक लॉटरी सिस्टम के जरिए तय होता है। इस शहर के पास कोई खास आधुनिक तकनीक भी नहीं है और न ही कोई बिजली का सीधा कनेक्शन। यहाँ हर चीज सीमित है, चाहे वो बिजली हो, खाना हो, पानी हो, सब कुछ यहाँ सीमित है। यहाँ पर शहर को रोशन करने के लिए बड़े बड़े जनरेटरों का इस्तेमाल होता है। इस शहर को केवल 200 साल तक रहने के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन अब 200 साल से ज्यादा हो जाने की वजह से इस शहर की हर चीज अब जर्जर बन चुकी है और जनरेटर भी धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं, जिससे पूरे शहर में लगातार पावर कट की समस्या शुरू हो चुकी है। और अगर कहीं जनरेटर पूरी तरह से खराब हो जाते हैं तो यहाँ के लोग अंधेरे में ही घुटकर मारे जाएंगे और इंसानियत पूरी तरह से सैकड़ों फीट नीचे दबकर खत्म हो जाएगी। खैर, इसी शहर में हमारी मुलाकात एक लड़के डुन से होती है, जिसका सपना है बड़ा होकर एक शानदार इलेक्ट्रीशियन बनना, ताकि वो इस शहर के अंधेरे और पावर कट की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सके। डुन के पिता लॉरिस खुद एक इलेक्ट्रीशियन है, जो लगातार शहर के समस्याओं पर काम करते रहते हैं। इसलिए डुन भी ठीक अपने पिता की ही तरह इलेक्ट्रीशियन बनने का सपना देखता है। वहीं कहानी में हम एक लड़की लीना से मिलते हैं, जिसे शहर में घूम घूम कर खबरें पहुंचाना बहुत पसंद है, जिसका सपना एक मैसेंजर बनने का है। लेकिन जैसा कि हमें पता है, यहाँ किसी को भी उनकी पसंद से काम नहीं मिलता। उन्हें पूरी तरह लॉटरी सिस्टम पर निर्भर रहना होता है और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब लॉटरी के जरिए सबका काम तय होना था। सिटी के नए मेयर कोल सभी बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें लॉटरी बैग से एक एक पर्ची निकालने को कहते हैं। अभी तक सबको अपने पसंद का काम मिल रहा था, लेकिन जैसे ही लीना की बारी आती है और वो उस लॉटरी बैग से अपनी पर्ची निकालती है, तो देखती है कि उसे मैसेंजर की जगह पाइप वर्कर का काम मिल चुका है। बेचारी पूरी हताश हो चुकी थी और अब पीछे खड़े ढूंढ की बारी आ चुकी थी और उसकी भी किस्मत खराब निकलती है। उसे भी पाइप वर्कर की जगह मैसेंजर का काम मिल जाता है और उसका भी बचपन का सपना धरा का धरा रह जाता है। लेकिन डून यहाँ अपना दिमाग लगाता है और सीधे लीना के पास जाता है। डून ये नहीं जानता था कि लीना को मैसेंजर का काम कितना पसंद है। वो बस लीना से एक दूसरे का काम हेर फेर करने को कहता है। डून कहता है कि वो मरना पसंद करेगा, लेकिन मैसेंजर बनना बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्या तुम अपना पाइप वर्कर का काम मुझे देकर मेरे मैसेंजर का काम रख लोगी? इतना सुनते ही लीना खिलखिला उठती है और तुरंत डुन को अपनी पर्ची देकर उससे मैसेंजर वाला पर्ची ले लेती है। लीना यहाँ डुन का शुक्रिया अदा करती हुई सीधा अपने घर आ जाती है, जहाँ वो अपनी दादी ग्रैनी को ये खुशखबरी सुनाती है। यहाँ लीना के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी होती है, इसलिए उसकी देखभाल उसकी दादी ही करती है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ लीना की दादी का याददाश्त और शरीर कमजोर हो चुका है। लीना की एक छोटी शरारती बहन भी है, जिसका नाम है पॉपी। रात में लीना पॉपी को सुलाने के लिए अपने पिता की एक पुरानी रिकॉर्डिंग टेप चलाती है। उस टेप में लीना के पिता लीना को भी एक बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि बेटा, मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। इस दुनिया के बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया है, जहाँ हमें एक दिन लौटना है।
है। उसके पिता ने उस मेटल बॉक्स का जिक्र भी किया जिसमें बाहर जाने का रास्ता छुपा है, लेकिन लीना को ये सब बचकानी बातें लगती हैं और वो मेटल बॉक्स पता है इस वक्त कहाँ है, लीना के घर में, जिसे वो बस एक कचरा समझती है। खैर, अगली सुबह लीना तुरंत मेयर ऑफ मैसेंजर फ्लैरी के पास पहुंचती है। फ्लैरी ही सभी मैसेंजर्स का बॉस है जो नियमों का बहुत पक्का है। फ्लैरी लीना को मैसेंजर्स की पहचान यानी एक लाल रंग की जैकेट थमाता है। जैकेट पहनाते ही लीना बिना नियम सुने खबरें पहुंचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन फ्लैरी उसे नियम समझाने के लिए रोक लेता है। लेकिन भाई, लीना को एक मैसेंजर के सारे कड़े नियम सब अच्छे से याद है। जैसे एक मैसेंजर का काम सिर्फ खबरें पहुंचाना है, उसे पढ़ना नहीं, और हर एक खबर पर लोगों से 20 कॉइन लेना है। फ्लैरी समझ जाता है कि लीना एक होनहार लड़की है, जिसके बाद लीना बिना वक्त गंवाए पूरे जोश के साथ एम्बर शहर की गलियों में खबरें पहुंचाने दौड़ पड़ती है। वो सबसे पहले अपनी पहली खबर पहुंचाने एक महिला क्लेरी के पास पहुंचती है, लेकिन तभी वहां कुछ अजीब होता है। वहां एक पागल आदमी हंगामा करके सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि शहर के उस अंधेरे इलाके में जहां सबका जाना मना है, वहां उसने एक बहुत ही भयानक और बड़ा मॉन्स्टर देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और शहर के गार्ड्स आकर उसे वहां से उठा कर ले जाते हैं। लेकिन लीना की नजर वहां जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है। वो उस मॉन्स्टर का एक सींग होता है, जिसे देखकर लीना के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि वो पागल आदमी बिल्कुल सच बोल रहा था। इधर डुन अपने काम पर पहुंचता है, जहां उसका सीनियर मार्टिन उसे मिलता है, जो बहुत सख्त और गुस्सैल इंसान है। डुन वहां जाकर देखता है कि शहर की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। पाइपलाइनें पूरी तरह सड़ चुकी हैं और उन्हें ठीक करने के लिए जरूरी टूल्स शहर में उपलब्ध ही नहीं है। मार्टिन डुन को समझाते हुए कहता है, डुन, ये शहर अब खत्म होने की कगार पर है। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, हमारे पास वो चीजें ही नहीं है जिससे हम इसको बचा सकें। हमें बस अब उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब ये पूरा शहर ढह जाएगा। मार्टिन और बाकी सभी वर्कर्स ने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन डुन ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस तबाही को रोकने के लिए खुद कुछ करने की ठान लेता है और इन सड़ चुके पाइपलाइन को ठीक करने का फैसला करता है। यहाँ वो चालाकी दिखाते हुए सो रहे मार्टिन की जेब से शहर की पाइपलाइनों का नक्शा चुरा लेता है और उस नक्शे के सहारे आगे बढ़ने लगता है। इस पूरे शहर में बड़े बड़े और लंबी पाइपलाइनें थीं और शहर के किसी भी इंसान को ये नहीं पता था कि ये पाइपलाइनें आखिर कहाँ जाकर खत्म होती हैं। डुन चलते चलते एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है, जिसपे 351 नंबर लिखा होता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि उस नक्शे के अंदर इस कमरे के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा होता। डुन उतावला होकर उस दरवाजे को खोलता है और अंदर कदम रखता है। अंदर उसे एक बहुत बड़ा सुरंग दिखता है और डुन जब ऊपर आता है तो उसे पता चलता है कि ये स्टोर रूम है, जहाँ खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं। लेकिन यहाँ डुन थोड़ा हैरान भी हो जाता है, क्योंकि लोगों को बताया गया है कि अब खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो चुकी है, लेकिन उसे वहाँ पर ढेर सारी खाने की चीजें दिखाई देती हैं। तभी उसे लूपर नाम का एक बहुत ही अकड़ू लड़का पकड़ लेता है, जो कि असल में स्टोर मैनेजर होता है। लूपर डुन को फटकार लगाता है कि वो स्टोर रूम में बिना इजाजत कैसे आ गया और वो उसे धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी अचानक हाँ, एक बार फिर से पावर कट हो जाता है और पूरा शहर घनघोर अंधेरे में डूब जाता है। तभी गार्ड्स फ्लेयर गन छोड़ते हैं, जिसकी मदद से सभी लोग अपनी अपनी जगह बना लेते हैं। उसी अंधेरे में डुन, जो पास ही में था, लीना के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। यहाँ ये साफ था कि लीना और डुन के बीच अब एक गहरी दोस्ती हो चुकी है। लीना कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, जिसके बाद वो डुन को उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है। तभी बिजली भी आ जाती है। लीना डुन को सब कुछ बताते हुए उसे उस मॉन्स्टर के सींग को दे देती है और उसे इसके बारे में पता लगाने को कहती है। जिसके बाद डुन सबसे पहले जनरेटर रूम में पहुंचता है, जहां वो एक विशाल जनरेटर देखता है। लेकिन उस वक्त वहां भगदड़ मची थी, क्योंकि अब जनरेटर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और किसी भी पल तबाह होने वाला था। इधर लीना अपने घर आ जाती है, जहां उसकी दादी उसे कुछ बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पाती हैं। तभी लीना को थोड़ा अंदाजा होता है कि उसकी दादी क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। लीना तुरंत घर में रखे उस मेटल बॉक्स को लेने जाती है, जहां वो देखती है कि पॉपी उस बॉक्स में रखे कागज को चबा रही है। लीना पॉपी से वो मेटल बॉक्स लेकर अपनी दादी के पास ले आती है। दादी तुरंत बोल पड़ती है, हाँ, ये बक्सा ये बहुत स्पेशल है। लेकिन दादी लीना को आगे कुछ बता पाती याददाश्त कमजोर हो जाने की वजह से वो सब कुछ भूल जाती है। थोड़ी देर बाद लीना के पास एक मैसेज पहुंचाने का काम आता है, जो अकड़ू लूपर का था, जो लीना से कहता है कि उसे मेयर के पास जाकर चुपके से मेरा एक सीक्रेट मैसेज पहुंचाना है। जिसके बाद लीना वो मैसेज लेकर मेयर के दफ्तर पहुंच जाती है। वहाँ लीना पुराने
पुराने सभी मेयरों की तस्वीरें देखती है जो कभी इस शहर के लीडर रह चुके थे। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है, ये कि इस शहर के 7वें मेयर कोई और नहीं बल्कि लीना के दादाजी थे, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। लीना अपने दादाजी के हाथ में उस मेटल बॉक्स को भी देखती है और अब वो उस मेटल बॉक्स को लेकर सीरियस हो चुकी है। खैर, लीना मैसेज देने के लिए मेयर के पास जाती है और उनके कानों में कहती है। मैसेज देने के बाद लीना मेयर से उस मेटल बॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन मेयर को घंटा कुछ पता था, इसलिए वो लीना को चुपचाप अपने काम पर ध्यान देने को कहते हैं। इस तरफ डुन लीना के दिए उस मॉन्स्टर के सींग को अपने पिता को दिखाता है और उस जानवर के बारे में जानने की कोशिश करता है जो धरती के सैकड़ों फीट नीचे रहता हो। और यहाँ उन्हें एक कीड़े के बारे में पता चलता है, लेकिन कोई कीड़ा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। डुन के पिता के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, बल्कि उसके पिता उल्टा उसे इन सब फालतू चीजों के चक्कर में पड़ने से मना कर देते हैं। वही दूसरी तरफ लीना उस मेटल बॉक्स के राज को सुलझाने की कोशिश करती है। वो समझ चुकी है कि ये कोई मामूली बॉक्स तो नहीं है, लेकिन कागजात के कई टुकड़े हो जाने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे उस बॉक्स में एक ग्लास केस भी मिलता है जो पता नहीं किस काम का है। लीना चुप तो नहीं बैठने वाली थी, वो तुरंत ये बात डुन को बताती है। दोनों मिलकर उन कागज के टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं और आखिरकार थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि इसमें एम्बर शहर से बाहर निकलने की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें उस 351 नंबर कमरे का भी जिक्र था। लीना और डुन बिना वक्त गवाए सीधे उस 351 नंबर कमरे के पास पहुंचते हैं। तभी वहां उन्हें 2 आदमी घबराई हालत में भागते हुए दिखाई देते हैं, जिनके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा था। लीना और डुन इसका पता लगाने जब वहां जाते हैं तो उन्हें वहां ढेर सारे बिस्किट के पैकेट मिलते हैं जो बहुत महंगे और अच्छी क्वालिटी के थे, जो सालों पहले ही इस शहर में मिलना बंद हो चुके थे। दोनों के मन में सवाल उठता है कि जब शहर में ऐसी महंगी और अच्छी चीजें मिलती ही नहीं है तो यहाँ ये सब आया कैसे। तभी अचानक हाँ, वो भयानक मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। डुन लीना को ऊपर के कमरे में भागने को कहता है और खुद उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर लीना के पीछे ही था। लेकिन वक्त पर डुन वहाँ आ जाता है और लीना को बचा लेता है। इसके बाद दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतना विशाल जानवर यहाँ कैसे आ गया। तभी लीना की नजर डुन के हेलमेट पर पड़ती है जिस पर उसके पिता का नाम लिखा होता है। लीना इसके बारे में पता करने के लिए वो अपनी दादी के पास जाती है, लेकिन यहाँ लीना को पता चलता है कि अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही, वो अब उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। दादी के जाने के बाद क्लेरी ही थी जो उसे सब कुछ बता सकती थी, जो उसके माता पिता की दोस्त थी। लीना क्लेरी को वो हेलमेट दिखाती है और उसके बारे में पूछती है। यहाँ क्लेरी उसे एक बड़ा राज बताती है जो उसने आज तक लीना से छुपाया था। वो कहती है कि तुम्हारे पिता भी एक इलेक्ट्रिशियन थे जिनका सबसे बड़ा सपना इस शहर के सभी लोगों को बाहर निकालने का था, जिनका मानना था कि इस शहर के बाहर भी एक दुनिया है और तुम्हारे पिता उसी नई जगह की तलाश में थे और वहीं ढूंढते ढूंढते वो पानी में डूबकर मर गए थे। ये सच जानकर लीना बहुत उदास हो जाती है और जब वो अपने घर की तरफ लौट रही होती है तो रास्ते में उसे लूपर दिखाई देता है। लूपर को देखकर लीना को तुरंत अंदाजा हो जाता है कि सुरंग के अंदर लूपर ही बिस्किट के पैकेट छोड़कर भागा था। लीना के मन में अब हजारों सवाल और शक पैदा हो जाते हैं, इसीलिए वो तुरंत डुन को अपने साथ लेकर उसी जगह पर पहुंचती है। इस बार दोनों सुरंग के और अंदर गहराई में जाकर देखते हैं कि शहर के मेयर कोल लूपर की मदद से शहर का सारा अनाज और खाने पीने का सामान छुपाकर अपने पास रखे हैं, जो आम जनता को अंधेरे में रखकर उन्हें धोखा दे रहे थे। दोनों चुपचाप वहां से लौट आते हैं, जिसके बाद लीना डुन को अपने घर ले आती है, जहां वो डुन को अपने पिता की रिकॉर्डिंग टेप सुनाती है। और जब डुन उस रिकॉर्डिंग टेप को सुनता है तो उसे उस टेप में अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि लीना के पिता के साथ साथ उसके पिता भी इस मिशन में शामिल थे। डुन तुरंत अपने पिता के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं जानता हूँ कि आप लीना के पिता के साथ इस मिशन में थे और आप भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे और अभी भी वक्त है, हमें मिलकर उस तलाश को पूरा करना चाहिए। लेकिन डुन के पिता बिल्कुल नहीं चाहते कि वो इस खतरनाक रास्ते पर दोबारा कदम रखे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इस मिशन में वो सब लीना के पिता की ही तरह मारे जाएंगे। दूसरी तरफ लीना मेयर की गद्दारी को पूरे शहर वालों के सामने लाना चाहती थी, इसलिए वो मेयर के सबसे खास गार्ड को सब कुछ बता देती है, ये सोचकर कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन वो गार्ड मेयर के साथ मिला होता है और उल्टा वो लीना को पकड़कर सीधे मेयर के पास ले आता है। मेयर उस वक्त मजे से सूप पी रहे थे। तभी लीना देखती है कि मेयर के पास एक खास बैज है जिस पर ठीक वैसा ही निशान बना है जैसा उसने मेटल बॉक्स में मौजूद ग्लास केस में देखा था। तभी अचानक शहर में फिर से एक बार बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लीना मेयर के गले से वो बैज खींच लेती है और वहां से भाग निकलती है, जिसके बाद सारे गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। साथ ही वो गार्ड्स डुन को भी पकड़ने उसके घर जाते हैं जो लीना की मदद कर रहा है।
लेकिन उन्हें वहाँ डुन नहीं दिखाई देता। साथ ही मेयर ने शहर में लीना और डुन को अपराधी घोषित कर दिया था और जो भी उन्हें पकड़ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस तरफ लीना और डुन कचरे के ढेर में छुपे होते हैं। वहाँ जब लीना और डुन मेयर के बैज और उस ग्लास केस को आपस में जोड़ते हैं तो एक निशान बनकर सामने आता है। ये ठीक वैसा ही निशान था जैसा जनरेटर रूम के दरवाजे पर बना हुआ था। उन्हें समझ आ गया कि ये और कुछ नहीं बल्कि उसी जनरेटर रूम की चाबी है। इसके बाद लीना चुपके से अपनी छोटी बहन पॉपी को बुलाती है और उसे अपने साथ लेकर सीधे जनरेटर रूम के पास पहुंचती है। लेकिन वहां जाकर लीना और डुन बहुत कोशिश करते हैं पर वो दरवाजा खोल नहीं पाते। तभी लीना अपने हाथ में मौजूद नक्शे को चेक करती है और उसे पता चलता है कि जनरेटर के कुछ खास निशानों और नक्शे की लाइनों में बिल्कुल सटीक मेल है। जिसके बाद नक्शे में दिए गए हिंट को फॉलो करते हुए लीना और डुन एक पुरानी अलमारी को हटाते हैं। उस अलमारी के पीछे उन्हें एक और रास्ता मिलता है जहाँ बहुत सारी अलमारी रखी होती है। नक्शे के हिसाब से वहाँ एक बड़ा सा जहाज का स्टीयरिंग व्हील लगा होता है और जैसे ही डुन और लीना उस व्हील को घुमाते हैं एक अलमारी खुद ब खुद चलने लगती है। वो अलमारी उन्हें सीधे एक सीक्रेट जगह पे ले आती है जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। सामने उन्हें एक तेज बहती हुई नदी दिखाई देती है और वो जिसे इतनी देर से अलमारी समझ रहे थे असल में वो एक नाव थी जो यहाँ से बाहर निकलने के लिए बनाई गई थी। लेकिन पास ही में उन्हें एक बड़ा सा मेटल रोलर दिखता है जिससे टकराकर वो नाव कुचली जाती है और यही वो खौफनाक हादसा था जिसकी वजह से लीना के पिता की यहीं पर मौत हुई थी। और अब अगर इन्हें यहाँ से निकलना है तो नदी के पानी के लेवल को ऊपर ले जाना होगा ताकि नाव आसानी से उस रोलर के ऊपर से निकल सके। ये सब देखकर दोनों आगे के इंस्ट्रक्शन पढ़ने लगते हैं जिसमें कंट्रोल रूम का जिक्र था। जिसके बाद वो जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ते हैं जहां वो कंट्रोल रूम के दरवाजे पर उसी निशान को देखते हैं जैसा उन्होंने मेयर के बैज और ग्लास केस को आपस में जोड़कर बनाया था जो असल में इसी कंट्रोल रूम की चाबी थी। जिसके बाद उसी चाबी की मदद से वो कंट्रोल रूम के अंदर आ जाते हैं जहां वो देखते हैं कि शहर का बाकी सारा मैकेनिकल सिस्टम यहीं से कंट्रोल होता है। लेकिन उन्हें आगे क्या करना था ये समझ नहीं आ रहा था। तभी डुन लीना से वो चाबी लेकर जैसे ही एक जगह पर रखता है अचानक वहाँ की लाइटें जगमगा उठती हैं। लीना तुरंत आगे के इंस्ट्रक्शन को पढ़ती है और डुन को उस रोलर के थ्रस्ट को फुल करने को कहती है। जिसके बाद वो रोलर तेजी से घूमने लगता है। आगे की इंस्ट्रक्शन पढ़ के लीना बताती है कि अब दूसरे रोलर के थ्रस्ट को फुल स्टॉप करना है। लेकिन जैसे ही वो दूसरा रोलर रुकता है अचानक पहला रोलर भी रुक जाता है और उसमें गड़बड़ी हो जाती है। इमरजेंसी सायरन की आवाज से डुन के सीनियर तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं क्योंकि अगर वो रुका तो दोबारा उसे स्टार्ट करना नामुमकिन है जिससे पूरे शहर की बिजली हमेशा के लिए रुक जाएगी। डुन भी तुरंत अपने सीनियर के पास भागता है और उनकी मदद करता है और किस्मत से पहला रोलर घूमना शुरू हो जाता है। जिसके बाद डुन अपने सीनियर से कहता है कि उसने एम्बर सिटी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन उसके सीनियर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि 7वें मेयर के मौत के बाद यहाँ के लोग पूरी तरह भूल चुके थे कि इस शहर के बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया है। वही शहर के अंदर सभी लोग जब अपना एक फेस्टिवल मना रहे होते हैं तभी वो फव्वारा जो कई सालों से सूखा था अचानक उसमें पानी आ जाता है। मेयर डर जाते हैं कि अब इस शहर का अंत होने वाला है और वो तुरंत अपने सीक्रेट रूम की तरफ भागते हैं जहाँ खाना छिपाया गया था। रास्ते में उन्हें लूपर मिलता है जो मेयर के साथ चलने को कहता है लेकिन गद्दार मेयर उसे कूट देते हैं और खुद सारा खाना हड़प लेते हैं। तभी अचानक हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, वो मॉन्स्टर उसी रूम में था जो मेयर को चबा जाता है। इस तरफ डुन के सीनियर उससे कहते हैं, जा बच्चे, तुझे जहाँ जाना है जा, मेरी चिंता छोड़, मैं वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। जिसके बाद डुन लीना और पॉपी के साथ नाव पर निकल पड़ता है और आखिरकार वो उस रोलर को पार कर तेजी से पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद उनकी नाव किनारे पर आ रुकती है जहां डुन को एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में आगे के इंस्ट्रक्शन लिखे थे। जिसके बाद वो सामने वाली सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर आते हैं और पाते हैं सिर्फ अंधेरा और एकदम बेजान सी जगह। ये सब देखकर उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने गलत जगह तलाश कर ली है और उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। तभी डुन को एक छोटा सा होल दिखता है जिससे वो बाहर आ जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि वो धरती पर लौट आए हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें लगने लगा था कि ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी ही थी जिसके पीछे उन्होंने इतनी मेहनत की, और वो वहीं थक कर सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब सूरज की किरणें डुन के ऊपर पड़ती हैं तो डुन हैरान रह जाता है। वो तुरंत लीना को उठाता है। डुन, लीना और पॉपी ने अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार सूरज, नीला आसमान, हरियाली और खूबसूरती से भरी दुनिया देखी है, और पृथ्वी पे से वो दूसरा सूरज जैसा गोला भी जा चुका था। और अब पृथ्वी खुद को पूरी तरह से ठीक कर चुकी है। उन्हें समझ आ चुका है कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो अपने असली घर पर लौट आए। तभी वहाँ उन्हें एक खूबसूरत चिड़िया दिखाई देती है, और जब वो उसके पीछे पीछे आते हैं तो उन्हें एक बेहद
बेहद गहरा और बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे के अंदर से उन्हें अपना पुराना अंडरग्राउंड शहर एम्बर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी लीना के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने हाथ से लिखी हुई एक चिट्ठी को एक पत्थर के साथ बांधकर उस गड्ढे के रास्ते अपने पुराने शहर एम्बर की तरफ नीचे फेंक देती है, ताकि वहाँ के लोगों को इस नई और खूबसूरत दुनिया के बारे में पता चल सके और वो इस नए दुनिया में आ सके। और किस्मत देखो, वो चिट्ठी सबसे पहले ढून के पिता को मिलती है, जिसे पढ़ते ही उन्हें समझ आ जाता है कि ढून और लीना जिंदा है और इस वक्त नई पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। इस खुशखबरी के साथ ही ये साफ हो जाता है कि अब उस अंडरग्राउंड शहर के सभी लोग 200 साल के अंधेरे के बाद बाहर इस खूबसूरत दुनिया में लौटने वाले हैं। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही फिल्मिटी को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। तो चलिए मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।